भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे नोआल एक्सप्लेनेशन चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख ले, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, भले ही उसने इंसानी रूप कर रखा था लेकिन उसके कद 1 फुट से भी छोटा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर से बनी हुई थी, इमॉर्टल गोल्ड। और सी हाउ का दिल जोर से धड़क उठता है। यह कोई ऑर्डिनरी इमॉर्टल गोल्ड नहीं था, यह एक लिविंग इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ क्रिएचर था, और वो भी ऐसा जिसका कल्टीवेशन इमेजिन करना भी नामुमकिन था। बस ये एक चीज से क्लियर होता है, ये इमॉर्टल दाव के पीक पर खड़ा एक एग्जिस्टेंस था। दाविस्ट ने पुराने जमाने का रोब पहना हुआ, तो उसकी आंखों की पुतलियां गोल्डन थी, बाल थे ऐसा मानो जैसे वो अनंत काल से जिंदा हो और गुजर चुका हो लाखों साल। वो इमॉर्टल था, फिर भी उसकी बॉडी मांस जैसे लग रहा था। अगर ध्यान से न देखो तो फर्क ही समझना है कि इमॉर्टल गोल्ड है कि बॉडी। सियाओ का सोल कांप रहा था, उसकी शरीर जैसे टूटने ही वाली हो। सिर्फ कुछ पल देखने भर से ही ये प्रेशर उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अगर कोई और यहाँ होता तो कब का जमीन पर गिर चुका होता, कपड़े फट चुके होते और शरीर झुकते हुए एक शब्द बोलने की हिम्मत के बिना वो छोटा सा गोल्ड दाउस्ट एक टूटी फूटी कैरियट पर बैठा था, जो खुद भी 1 फुट से छोटी थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरी दुनिया को दबा रही थी। उसके आसपास प्राइमल केओस घूम रहे थे, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स चमक रहे थे जैसे वो यूनिवर्स के बीच में बैठा हो। लेकिन ऐसा लगता था अगर वो सिर्फ उंगली भी हिला दे तो न्यू 9 हेवन एंड 10 अर्थ रिफॉर्म हो जाए। यह नज़ारा लॉजिक को तोड़ देने वाला था। ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। सी हाउ ज्यादा देर तक उसे देख नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसकी बॉडी सीधे ब्लड के मिस्ट में बदल दी जाती, इसलिए वो नजरें हटा लेता है, आसपास देखने लगता है। वहां स्टार्स थे, बहुत छोटे लेकिन बिल्कुल रियल। जैसे ही सी हाउ उन्हें ज्यादा देर देखता है, वो अचानक बड़े हो जाते हैं और पूरा बाउंडलेस स्टार सिस्टम बन जाते हैं। फिर एक भयानक प्रेशर, जाइंट स्टार्स घूमने लगते हैं और एक के बाद एक, और उनकी गूंज एंशियंट यूनिवर्स को तक हिला देती है। फिर सी हाउ सुनता है मार काट की चीखें, हर स्टार पर बेशुमार बैटल छिड़ी हुई थी। हेवनली डाइटी, सुप्रीम बीइंग, सेल्फ रिलीफ, हर एक स्टार पर एक पूरा बैटलफील्ड बना हुआ था, और सभी स्टार्स उस ओल्ड डाउस्ट के चारों तरफ घूम रहे थे। बैंग! सी हाउ का पूरा शरीर बिल्कुल ऐसा मानो लग रहा था जैसे जम चुका हो, क्योंकि उसने दाविस्ट को दोबारा देखा और वो छोटा नहीं था, वो इन्फिनाइट हो चुका था। हेवन एंड अर्थ भी उसकी हाइट को डिस्क्राइब तक नहीं कर सकते थे। वो पूरे एंशिएंट कॉस्मोस के बीच बैठा हुआ था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि अंत ही नजर नहीं आ रहा था। स्टेरी रिवर्स, एंडलेस गैलेक्सीज सब उसके आसपास घूम रहे थे, फिर भी यह सब उसके बॉडी के एक बाल के बराबर भी नहीं थे। सी हाउ ये देखकर सन्न रह गया। यह सीन सोच से परे थी। जो भी इस एग्जिस्टेंस को देखते वो सिर्फ झुक सकता था उसकी ग्लोरी के आगे। बहुत देर बाद सी हाउ मुश्किल से नजर हटा पाता है, सीन गायब हो जाता है। फिर से वो छोटी दाविस्ट, वही टूटी कैरियट अपीयर होती है, लेकिन अब सी हाउ जान चुका था अगर ये अपना प्रोजेक्शन दिखा दे तो पूरी दुनिया भर जाएगी। ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं था, इमॉर्टल किंग। ये कम से कम उसके बराबर का कोई ग्रेट एग्जिस्टेंस था, पर वो मर चुका था। उसकी बॉडी पर गोल्डन ब्लड क्रैक्स, और सबसे बड़ी बात
सर के बीच से एक ब्लडी होल। प्रिमोडियल स्पिरिट गायब थी, उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी मानो जिंदा हो। सी हाउ का दिल भारी हो गया, ऐसा एग्जिस्टेंस भी मर गया। गोल्डन बुल के टुकड़े आसपास पड़े थे, वो भी एक इमॉर्टल दाव क्रेचर था। फिर भी सब यही खत्म। ताओइस्ट की पीठ स्टोन वाली वॉल से लगी हुई थी, पीछे वाली वॉल से लगी हुई थी। उसके सर के पीछे एक ब्लैक होल था। सी हाउ को देखते ही खतरनाक फीलिंग आती है और तब इमॉर्टल फ्लेम पीछे हट जाती है। ये पहली बार था जब वो फ्लेम डर दिखा रही थी। हल्की सी आवाज आती है, वो जैसे रोने की आवाज हो। सी हाउ समझ जाता है यहाँ आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है। ये इमॉर्टल गोल्ड का बर्थ प्लेस लग रहा था। इमॉर्टल बुल, इमॉर्टल कैरियट, ओल्ड दाविस्ट, ये सब यही से बने होंगे और शायद वापस आए यहीं पर। सी हाउ का दिल कांप जाता है ये सोचकर ही। क्या गोल्डन बुल दोबारा रिबॉर्न हो चुका है? सरफेस पर जो गोल्डन बुल था वो बिल्कुल इसी के जैसा था। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ये। अगर बुल सरवाइव हो सकता है तो दाविस्ट क्यों नहीं? ब्लैक होल शायद वो जवाब था। सी हाउ तुरंत इस जगह को छोड़ देता है। उसी की डिवाइन सेंस वापस आती है। वो अभी भी गोल्डन पूल में बैठा हुआ था। वो जानता था ये इमॉर्टल केव है, ये लिक्विड छोड़ना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। वो कल्टीवेशन शुरू करता है और तब ओरिजिन एनर्जी से फिर उभर आती है उसकी बॉडी में सफ़ेद धुंध, भयंकर। ये नॉर्मल नहीं था, ये थी इमॉर्टल एनर्जी की जननी, उसकी बर्थ प्लेस। सी हाउ उसे सी ऑफ रिइंकार्नेशन में बसाता है। बैंग, उसके शरीर में इन्फिनाइट पावर फूट पड़ती है। 3 इमॉर्टल एनर्जी उभर कर आती है। क्राउन से निकलकर 3 ग्रेट फ्लावर दाव दिखती हैं। पहली बार एक छोटा इंसान बैठा हुआ था, फिर दूसरी फ्लावर पर क्यांग, एक और छोटा एग्जिस्टेंस। सी हाउ का दिल जोर से धड़क उठता है। आज दूसरी ग्रेट द फ्लावर भी जिंदा हो गई थी। ये बहुत ही ज्यादा हो चुका था। जैसे ही सी हाउ का ध्यान वापस आता है कॉन्शियसनेस, उसे अचानक महसूस होता है एक और क्रिएचर, लेकिन वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। उसी पल सी हाउ की पूरी माइंड जैसे फ्रीज हो जाती है। बॉडी वही है लेकिन कॉन्शियसनेस एक अलग ही मेंटल जर्नी पर चली जाती है। कुछ पल के लिए उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं रहते और तब बैंग बैंग एक जबरदस्त मेटेलिक साउंड गूंज उठती है। बीच वाली ग्रेट द फ्लावर पूरी तरह ब्लूम हो जाती है। मल्टी कलर्ड लाइट वोल्केनो की तरह फूट पड़ती है। स्काई डोम रंग बिरंगे हो जाते हैं, ऐसा जैसे पूरी दुनिया लाइट में डूब गई हो। उसी मोमेंट सी हाउ की पूरी बॉडी में पावर भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक ही पल में एक्सट्रीम प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को एक्सपीरियंस कर लिया हो। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ क्रेजी तरीके से इरप्ट होने लगती है। बैंग बैंग बैंग, हर एक फ्लावर पैटर्न डिवाइन लाइट से चमक रहा था। स्प्लिटिंग साउंड्स निकल रहे थे, कानों को चीर देने वाले। सीन्स इतना शॉकिंग था कि देखने वालों को भी एक पल के लिए सदमे में चले जाएं। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड भी लाइट अप हो गई थी। लाइट जमीन के अंदर तक घुस जाती है, फिर भी बाहर निकलती है और पूरी डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज को हिलाकर रख देती है। लाइट माउंटेन्स और रिवर्स को चीर कर निकल जाती है। इस ऑरा का इफेक्ट इतना टेरिफाइंग था कि माउंटेन्स रेंज के सारे एंशिएंट बीस्ट और विशियस बर्ड्स कांपने लगते हैं। सब जमीन पर लेट गए और किसी मोनार्च के सामने झुक गए हो, ऐसा उसकी सोल तक ट्रेम्बल हो रही थी। और सी हाउ को खुद भी वो हिला हुआ था। उसके अंदर जैसे समुंदर की लहरों की तरह पावर दौड़ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में एंडलेस पावर फ्लो हो रही हो। बॉडी के अंदर से लाइट निकल रही थी, सर्कुलेट हो रही थी। बॉडी एज अ सीट, बॉडी एज अ ग्रेट, यही असली कल्टीवेशन है। सी हाउ को लगता है अगर इस वक्त वो एक पंच मारे तो पूरी दुनिया फट सकती है, लेकिन इतनी पावर के बाद भी सी हाउ इम्पल्सिव नहीं होता। वो काम रहता है और अपने आप को ऑब्जर्व करता है। उससे क्लियरली महसूस होता है
कि सारी पावर उसके बॉडी में बढ़ रही है, लेकिन एंड में सब के सब उसके सर पर मौजूद ग्रेट दाव फ्लावर की तरफ जा रही है और वहाँ एक छोटा सा लिटिल पर्सन सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे एक दाव फ्रूट बन रहा हो, जैसे एक रियल गोल्डन बॉडी शेप ले रही हो। मानो सी हाउ पहले देखता है फिर रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि एक थॉट में ही उसे समझ आ जाता है ये क्रीचर और वो खुद एक ही चीज हैं। नो सेपरेशन, नो डेंजर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह पहले वाले दाव फ्लेवर क्रीचर से बिल्कुल अलग था। पहला क्रीचर हमेशा सोया हुआ रहता था, दूर, बहुत दूर, मानो जैसे पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो। हेवेंस एंड अर्थ को भी पहले वो पास्ट को प्रेजेंट करता था और सी हाउ ने कई बार उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार फेल हुआ था। टाइम का रिवर दोनों को बीच में था, लेकिन फिर भी सी हाउ जानता था वो क्रीचर हार्मफुल नहीं था। पिछली बार रेवोल्यूशन में जब किलिंग इमॉर्टल स्टेज आई थी तो वही क्रीचर उसके लिए ब्लेड बन गया था। तब बैंग, बीच वाली ग्रेट दाव फ्लावर फिर कांप उठती है। बैंग की आवाज के साथ 10,000 स्टिकर्स ऑफ मल्टी कलर्ड लाइट फूट पड़ती है। ये लाइट अंडरग्राउंड से निकलकर सरफेस को चीर देती है। माउंटेन्स और रिवर ब्लड रेड जैसे दिखने लगते हैं। इसकी किलिंग इंटेंट बहुत ही हाई लेवल की महसूस हो रही थी। इससे ये पावर नहीं, ये फ्लावर फाइटिंग और किलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। अनमैच्ड बैटल स्ट्रेंथ मानो। फिर रेड लाइट धीरे धीरे डिम और गोल्ड फेथ पर्पल में बदल जाती है। किलिंग इंटेंट अब और ज्यादा और पावरफुल हो जाती है। सी हाउ को बोन्स के साउंड के साथ वाइब्रेट करते हैं। बोन्स, मसल्स, फ्लेश सब टेम्पर हो रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। वो और स्ट्रांग हो रहा था। उसकी बॉडी के अंदर एक के बाद एक कई गेट्स ओपन हो रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी सी ऑफ रिइंकार्नेशन की। सी हाउ खुद से कहता है बॉडी एज अ सीड बनाकर ही यहाँ तक आया जा सकता है। अगर मैं नया सिस्टम बनना चाहता हूँ तो कोई मेरी कॉपी करके यहाँ तक नहीं आ सकता है। ये उसका पाथ था, सिर्फ सी हाउ का पाथ। तभी उसे याद आता है ये सब गोल्डन पूल की वजह से हुआ है। ये पूल किसी इमॉर्टल की लेगेसी हो सकती है। हो सकता है ये कोई गोल्डन इमॉर्टल के रिवाइवल के लिए बना हो। इसी वक्त से ओरिजिन एनर्जी फिर से कंडेंस हुई और फॉर्म ले पाई। 3 स्टैंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो गए, खासकर सेकेंड वन। इसलिए वो फ्रूट बन गया। बस एक रिग्रेट रहा, फोर्स इंजरीज अभी भी पूरी तरह हील नहीं हुई थी। और तब अचानक ओरिजिन एनर्जी सी ऑफ रिइंकार्नेशन के ऊपर से उठती है, स्पाइन के अंदर ड्रैगन्स की तरह चढ़ जाती है। बैंग, हर समय एक गेट ओपन हो जाता है। एक हिडन थ्रेशोल्ड था। अगर पूरी तरह ओपन हो जाए तो बेनिफिट्स अनइमेजिनेबल होते। सी हाउ ओरिजिन एनर्जी स्कल में घुस जाता है। पूरी एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल कोर को हिट करती है और फिर बूम से बाहर, बूम के साथ क्राउन से बाहर निकल जाती है। डायरेक्ट सेकेंड ग्रेट दाव फ्लावर पर अटैक करती है। सी हाउ कहता है नॉट अ गुड। उसकी आंखें शॉकिंगली खुल जाती है। ये ओरिजिन एनर्जी उसका दाव फ्रूट चुराने आई थी। लेजेंड सच था, ओरिजिन एनर्जी का होल्ड नहीं किया जा सकता था। वो ट्रू ड्रैगन की तरफ फ्लावर के अटैक्स को इग्नोर करके सीधे अंदर घुस जाती है। लिटिल पर्सन लगता है उसका अंदर किलिंग ऑरा फैल जाता है, लेकिन बहुत ही लेट। ओरिजिन एनर्जी राख बन जाती है, उस क्रीचर को सील कर देती है। स्टोन तक क्रैक हो जाते हैं। सी हाउ हेल्प करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता। आखिर में लिटिल पर्सन बैठ जाता है, आंखें बंद, सील्ड। सी हाउ सिर्फ इतना कहता है पहले पास्ट में है, दूसरा प्रेजेंट में था और अब डिजास्टर आ गया है। लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो सोचता है अगर मैं ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन कर पाया तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ सकता है। इस सोच के साथ सी हाउ बैठ गया और ट्रू प्रोमीडियल रिकॉर्ड ऑपरेट करता रहा। और तब 10,000
क्रिएचर वॉइड में अपीयर हो गए। पूरी प्रिमोर्डियल वर्ल्ड आपस में वापस आ गई हो ऐसा लग रहा था। यह सिर्फ कल्टीवेशन नहीं था, ये एक नए सिस्टम की शुरुआत थी। अब सी हाउ का दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका था। उस वक्त उसके लिए एनिमी, खतरा, सब कुछ गायब हो चुके थे। सिर्फ एक ही चीज थी, दाव। वो गोल्डन पूल के बीच बैठा हुआ था, आंखें बंद, सांस गहरी। 3 ग्रेट दाव फ्लावर्स उसके शरीर के ऊपर खिल और मुरझा रही थी। 2 छोटी फिगर्स वहां बैठी थी, एक पुरानी टाइम के और एक प्रेजेंट टाइम के। लेकिन दिक्कत वही थी, ओरिजिन एनर्जी, वही मिस्टीरियस पावर अब भी दूसरी लिटिल फिगर को पूरी तरह बांधे हुए थी, बिल्कुल बेड़ियों की तरह। वो लिटिल फिगर को असली बैटल पावर का सोर्स थी। अब बिल्कुल शांत, फील्ड जैसे जिंदा होते हुए भी कैद में हो ऐसा नजर आ रहा था। सी हाउ समझ जाता है अगर ये एक बार फ्री हो जाए तो उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ सीधे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। इसका साथ ही साथ एक और बात अजीब थी। सी हाउ अभी तक सिर्फ सोविंग रियलम में एंटर नहीं हुआ था, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही थी। रियलम सेम था लेकिन फाउंडेशन एक्सट्रीम लिमिट तक जा चुकी थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये वही रास्ता था जो पुराने एंशियंट टाइम के ओवरलॉर्ड्स चुनते थे, हर रियलम में रुक कर खुद को सप्रेस करके जब तक उस लेवल का एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ना बन जाए तब तक खुद को रोके रहो। सी हाउ भी वही कर रहा था। अचानक हॉन्ग के आवाज के साथ तीनों ग्रेट दाव फ्लावर्स एक साथ ब्लास्ट हो गई। इमॉर्टल मिस्ट फैल गई और दोनों लिटिल फिगर्स वापस उसके बॉडी के अंदर चली गई। सी हाउ ने इस मोमेंट का फायदा उठाया। उसने ओरिजिन एनर्जी को पकड़ने की और तोड़कर अलग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टच किया उसे समझ आ गया यह कोई नॉर्मल पावर नहीं है। ओरिजिन एनर्जी बिल्कुल वाइल्ड ड्रैगन जैसी थी, न पकड़ में आती न रोकने में। उसने ओवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड तक कुछ श्रिंक करके उसे यूज किया, फिर भी कोई इमॉर्टल किलिंग बुलेटिन की एसेंस भी ट्राई की। थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, मेटल जैसे टकराने की आवाज आई, स्पार्क्स उड़े, लेकिन फिर एनर्जी काटी गई। कभी पानी जैसे सॉफ्ट, कभी इमॉर्टल गोल्ड जैसे हार्ड। आखिरकार सी हाउ को मानना पड़ा, अभी उसका वक्त नहीं आया है। अगर ज्यादा फोर्स किया तो शायद उसकी दूसरी फिगर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसने फैसला किया, अभी कंट्रोल नहीं, पहले और स्ट्रांग बनना होगा। सी हाउ ने अपना ध्यान हटा लिया और कल्टीवेशन पर फोकस करने लगा। गोल्डन पूल धीरे धीरे उबलने लगा। इमॉर्टल लिक्विड से डिवाइन एसेंस निकलकर उसके बॉडी में घुसने लगे। 3 स्ट्रिक्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी जो पहले अलग थी अब टूटकर हजारों छोटी स्ट्रिक्स बन गई थी, बिल्कुल बीज की दानों की तरह। और फिर उन्होंने सी हाउ के शरीर के हर हिस्से में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। 5 विशियस बोन्स, मैरो, सब जगह इमॉर्टल एनर्जी उगने लगी। दर्द था, अंदर से शरीर टूट रहा था, लेकिन उसी के साथ रिबर्थ भी हो रहा था। उसके ऑर्गन्स फट कर दोबारा बने और पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बोन्स क्रैक हुई, फिर हील हुई, इस बार और ज्यादा डिवाइन। शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोन मैरो में था। उसका रंग बदलने लगा, रेड से सफेद, सफेद से ब्लू और फिर गोल्डन कलर, और आखिरी में एक गहरे डिवाइन रेड कलर में। इमॉर्टल एनर्जी मैरो के साथ पूरी तरह मर्ज हो गई थी। ये सिर्फ हीलिंग नहीं थी, ये था ट्रू मैरो क्लींजिंग। मैरो को पूरी तरफ से क्लियर कर देना, एक ऐसी रिवर्स जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स सिर्फ लेजेंड्स में सुनते थे। सी हाउ अब सिर्फ पावरफुल नहीं रहा, उसकी बॉडी खुद एक इमॉर्टल फाउंडेशन बन चुकी थी। और ये सब होने के बाद भी वो अभी सेल्फ सेवरिंग रियलम में एंटर नहीं हुआ था। ये सबसे डेंजरस बात थी, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो वो नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं होगा, वो एक तबाही लाने वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओरिजिन एनर्जी नहीं, कैद नहीं हुई। ओरिजिन एनर्जी अभी भी उसके साथ थी। वो कैद नहीं हुई थी, लेकिन भागी भी नहीं थी, जैसे किसी बड़े फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हो। सी हाउ अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उसकी पैरों में जान नहीं रहेगी और वो
वहीं गिर जाएगा। उसे लग रहा था शायद फोर्सेस खत्म होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ पहली वेव थी। कुछ ही पल बाद दूसरी वेव आ गई। उसकी बोन मैरो अब ब्राइट स्कारलेट रेड हो चुकी थी, बिल्कुल डिवाइन डायमंड्स की तरह। मल्टी कलर्ड ऑस्पिशियस लाइट छूट रही थी। वो मैरो धीरे धीरे फ्लो कर रही थी, हर एक बोन से वॉश करते हुए सफ़ेद बोन मटेरियल को और ज़्यादा परफेक्ट बनाते हुए। शुरू शुरू में सी हाउ को अजीब सी राहत महसूस हो रही। उसके खुले हुए एसेंस एनर्जी अंदर बाहर बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्म स्प्रिंग वाटर बॉडी में बह रहा हो। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं था। अगले ही पल तीखी दर्द शुरू हो गई। स्कारलेट बोन्स मैरो अचानक गरज उठी। वो लिक्विड छोटे छोटे ड्रैगन्स में बदल गई, जो उसके बॉडी के अंदर रोर कर रहे थे। एक हड्डी के अंदर यही हो रहा था, हर एक बॉडी पार्ट पर। स्पार्किंग रेड लिटिल ड्रैगन्स बोन वॉल्स अपनी पूछ मार रहे थे, जोर जोर से टकरा रहे थे। बोन मैरो पूरी तरह कैओस में चली गई थी। उसकी हड्डियों में जो पहले एक बार टूट कर दोबारा बनी थी, अब फिर से इंच बाय इंच क्रैक होने लगी। इस बार इतना ज़्यादा प्रेशर था कि सी हाउस सीधे ज़मीन पर गिर गया। सिर्फ उसकी डिवाइन पावर उसके फ्लेश को संभाल कर रखे हुए थी। अगर वो पावर नहीं होती तो उसकी बॉडी कब की कोलैप्स हो चुकी होती। लेकिन ये डिजास्टर नहीं था, ये था ग्रेट नेचुरल लक, क्योंकि बोन मैरो का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे गहरे लेवल पर हो रहा था। इसके साथ ही सारी हड्डियां दोबारा रिबर्थ ले रही थी। टूटी हुई बोन्स वाइब्रेशंस के साथ दोबारा जुड़ रही थी। कई आवाज़ें गूंज रही थी, पूरी बॉडी से आवाज़ें आ रही थी, ऐसे जैसे कोई वॉर ड्रम बज रही हो। धीरे धीरे बोन मटेरियल्स बिल्कुल वाइट जेट जैसे चमकने लगे। इमॉर्टल मिस्ट उसके आसपास फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सॉलिटरी इमॉर्टल अपनी मैरो को नहीं, अपने बोन्स को बदल रहा हो। ट्रू रिबर्थ हो रही थी। स्कारलेट मैरो ने टूटी हुई हड्डियों को सक कर लिया, फिर बैंग टूटी हड्डियां जुड़ गई। हर एक बोन अब स्पार्किंग वाइट इमॉर्टल स्टोन जैसी थी। लेकिन कुछ एंशिएंट वीक बोन्स रह गई थी। वो ग्रे और वाइट थर्ड यानी कि सफ़ेद कलर की हो चुकी थी। और फिर बैंग सी हाउ की बॉडी से कुछ हड्डियां सीधे गोल्डन पूल में गिर गई। सीन्स देखकर कोई भी डर जाता, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीस बाय पीस नहीं थी, ये एक बार में ब्रूटल तरीके से कंप्लीट हो रही थी। यानी कि जो ना वो जो कुछ होते हैं ना हड्डियाँ जो किसी काम की नहीं होती, वो ना यानी कि वो हो रही थी, यानी निकल गई। ठीक है, हड्डियों को निकाल दिया गया, यानी फालतू बोन्स को। पुरानी हड्डियाँ डिस्कार्ड, नई हड्डियाँ रिप्लेस हो रही थी उनकी जगह में। गोल्डन पूल ने तुरंत रिएक्ट किया। डिवाइन मैटर उसके फ्लेश में घुसकर सब कुछ रिपेयर करने लगे। आखिरकार न्यू बोन्स कंप्लीट हुई, इमॉर्टल मिस्ट के साथ बिल्कुल इनविंसिबल। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। अब बोन मैरो खुद एक डिवाइन फर्नेस बन चुकी थी। वो अनमैच्ड इमॉर्टल लिक्विड को रिफाइन कर रही थी। इस मोमेंट पर सी हाउ के लिए उसकी बोन मैरो सुप्रीम बीइंग फ्लूड के बराबर थी। और फिर ब्लड एक्सचेंज शुरू हुई। उसकी फ्लैश ट्रांसपेरेंट हो गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था शरीर से 200 से ज़्यादा वाइट फर्नेस जल रहे हों। हर बोन एक फर्नेस थी। इमॉर्टल मिस्ट फ्लेम बन चुकी थी। यही ह्यूमन बॉडी ग्रेट मेडिसिन थी। एक्सटर्नल इमॉर्टल मेडिसिन फेट नहीं बदल सकती थी, लेकिन अपने बॉडी से निकली ग्रेट मेडिसिन किस्मत को रिराइट कर सकती थी। सी हाउ अपनी बॉडी से मेडिसिन हार्वेस्ट कर रहा था, और वो भी इस रियलम पर। यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था सुनने में भी। बैंग फर्नेस की ढक्कन खुलती है। फ्रेगनेंस पूरी तरफ फैल जाती है। अगले ही पल पुफ की आवाज़ के साथ उसके पोर्स से ब्लड निकलने लगता है। शरीर का सारा ब्लड जैसे एक साथ बाहर आ गया हो। सिर्फ इमॉर्टल मिस्ट उसकी वेन्स में बची हुई थी। फिर होंग 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 एक नया ब्लड वापस भरा, डार्क रेड स्पार्किंग डिवाइन। सी हाउ इमॉर्टल मिस्ट और डिवाइन लाइट में लिपट गया था। एक डीप रिबर्थ कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी स्ट्रेंथ अब बिल्कुल अलग लेवल पर थी। और तभी
डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के बाहर तूफान मच चुका था। गोल्डन बुल फॉरेन एक्सपर्ट्स का शिकार कर रहा था। सेल्फ रिलीज रियलम के कल्टीवेटर आधा मरा था और मरा होकर भाग रहा था। यंग जीनियसेस मर रहे थे और बाहर ही जिमिंग आ चुका था। फियरलेस लायन क्लैन के गोल्डन ब्लड लाइन डिसेंडेंट्स भी थे। गू क्लैन के यंग सुप्रीम बीइंग भी थे। सबका टारगेट एक ही था, हुआंग। और अंदर सिहाउ अभी भी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। मेडिसिन माउंटेन रेंज के अंडरग्राउंड केव के अंदर सिहाउ का ग्रेट रिबर्थ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। अब उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर थी। जो फाउंडेशन क्रैक्स उसकी बॉडी में बने थे वो अब धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। वो धीरे धीरे सिहाउ फील कर रहा था कि धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ रही है। जैसे ही वो सेल्फ रिलीज रिलम में एंटर करेगा उसकी सारे पुराने इंजरीज कंप्लीटली हील हो जाएंगी। सिहाउ को फील हो रहा था ऐसा। तभी अचानक बैंग, उसके बॉडी के अंदर से एक ब्राइट मिस्ट निकलती है। इतनी ब्राइट की लगता है जैसे कोई बारबरिक ड्रैगन उसके अंदर ही घूम रहा हो। ये मिस्ट उसकी हंड्रेड्स ऑफ बोन्स में फैल जाती हैं। हंड्रेड्स, हाँ यार 100 है ना, मैं थाउजेंड्स में काउंट कर रहा था यार 100 को। हाथ पैर बॉडी स्पाइन हर जगह। सिहाउ तुरंत समझ जाता है ये नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों से शार्प लाइट निकलती है और तब उसे रियलाइज होता है सुप्रीम बीइंग ब्लड, जो ब्लड पहले डोरमेंट था, वो अब इस रिबर्थ के प्रोसेस के साथ एक्टिवेट होकर इवॉल्व कर रहा था। यानी जो ब्लड उसको मिला था ना सुप्रीम बीइंग का, ग्रेट एल्डर ने दिया था उसे, वही उसी ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। उसका सुप्रीम बीइंग ब्लड जैसे वेन्स और आर्टरीज के अतड़ियों के एक डिवाइन नेटवर्क से उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इमॉर्टल मिस्ट के साथ मिक्स होते ही उसकी बॉडी के अंदर थंडर जैसी रंबलिंग साउंड आती है और फिर ये ब्लड रिवर्स फ्लो करने लगता है। पूरा ब्लड एक जगह कंडेंस होने लगता है डायरेक्टली उसके चेस्ट के बीच। वहाँ एक फिस्ट साइज स्पेयर ऑफ लाइट बन जाता है, बिल्कुल एक छोटा सा सन के जैसे। सिहाउ का दिल जोर से तेज हो जाता है। क्या एक और सुप्रीम बीइंग बोन बनने वाली है? देख रहा हूँ ना, मतलब ये उसकी ब्लड की मदद से ना उसकी एक और सुप्रीम बीइंग की ब्लड बन रही है शायद तक। खैर आगे देखते हैं क्या है। वो चाहता था कि यह पावर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो, लेकिन अगर एक नई सुप्रीम बीइंग बन जाती है, बोन बन जाती है, तो वो भी एक अनमैच्ड ब्लेसिंग होती। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। स्पेयर अनस्टेबल हो जाता है और बूम, वो लाइट एक्सप्लोड हो जाती है और सुप्रीम बीइंग ब्लड फिर से पूरे बॉडी में फैल जाता है। बोन नहीं बनी, लेकिन ब्लड और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। सिहाउ डीप ब्रीथ लेता है। फाउंडेशन को और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा कहता है, और फिर डायरेक्टली सेल्फ सोरिंग रेलम में ब्रेक थ्रू करूंगा वो कहता है। सिहाउ वो जानता था कि एक गोल्डन पूल का मिस्टीरियस सब्सटेंस उसके सुप्रीम बीइंग ब्लड को रिवाइव कर रहा है। अगर थोड़ा और टाइम मिला शायद और सरप्राइजेस मिल सकते थे, लेकिन तभी बाहर से एक टेरिफाइंग बुल की क्राई सुनने को मिलती है। सिहाउ तुरंत आंखें खोलता है। वो समझ जाता है गोल्डन बुल पास आ चुका है। रिस्क लेना अब ठीक नहीं था। वो जल्दी से गोल्डन लिक्विड कलेक्ट करता है और एक आफ्टर इमेज की तरह केव से बाहर निकल जाता है। अर्थ मूवमेंट टेक्निक यूज करने के बाद वो एक नया रूट चूज करता है। दूर एक माउंटेन पीक पर फुट लॉन्ग गोल्डन बुल खड़ा होता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लड से कवर्ड होती है। ब्लड बोल रहा हूँ यार मैं भी, लेकिन वो ब्लड उसका नहीं था। गोल्डन बुल इमॉर्टल गोल्ड से बना था। सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर्स उसे स्क्रैच भी नहीं कर पाए थे। ये ब्लड था एक फॉरेन ग्रेड कल्टिवेटर का, जो बेरली अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसका आधा बॉडी कट चुका था, बोन्स फ्रैक्चर्ड हो चुके थे, मांस जल चुका था। वो डर के मारे एक वोल्केनो के अंदर मैग्मा में छुप जाता है, अपनी ऑरा कंप्लीटली सील करके, और वहीं से सिहाउ गलती से उसी वोल्केनो के पास आ जाता है। जैसे ही वो मैग्मा में एंटर करता है, उसके इंस्टिंक्ट शार्प हो जाती है। वो कहता है यहाँ कोई है, और वो बहुत स्ट्रांग है। अंदर छुपा हुआ सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर समझ लेता है कि गोल्डन बुल आ गया है।
वो तुरंत भागने लगता है, पर दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों ही पीछे हट जाते हैं। तब कल्टीवेटर समझता है ये हुआंग है। उसके अंदर एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन प्लस रेंज भड़क उठती है। एक सीनियर ने उसे इतना डरा दिया, मतलब एक जूनियर ने यार। वो डिसाइड करता है चाहे गोल्डन बुल आ जाए वो सी हाउ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सी हाउ भी जानता था इस कंडीशन में सेल्फ रिलीफ रिलम से फाइट डायरेक्ट मौत की तरफ बुलावा होगे। वो वोल्केनो पर दौड़कर एस्केप करता है। मैग्मा स्काई तक फट जाती है। गोल्डन बुल अलर्ट हो जाता है और पूरी स्पीड से रफ करता है। कल्टीवेटर गुस्से में सी हाउ पर अटैक करता है। सी हाउ ओवरलास्टिंग शॉट को निकाल लेता है। लाइटनिंग क्लैश होती है। कल्टीवेटर के साथ उसके हाथ भी क्रैक हो जाते हैं, लेकिन सी हाउ भी मैसिव शॉकवेव से बाहर उड़ जाता है। बुल कैच करता हुआ ब्लड को थूकता हुआ, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बुल कैच करता हुआ, फिर भी वो मरा नहीं। सेल्फ रिलीज रेलम कल्टीवेटर शॉक में था, यह मॉन्स्टर कैसे जिंदा है। गोल्डन बुल अटैक करता है और इस बार टारगेट होता है ग्रेट कल्टीवेटर। सी हाउ चांस में फायदा उठाकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ फॉरेन यंगस्टर्स मिलते हैं। ये हुआंग है, इंजर्ड है, अभी मार दो। वो कहते हैं। सी हाउ सिर्फ कोल्ड स्माइल देता है। डू यू थिंक आई एम अ डाइंग कैट, वो कहता है। वो लाइटनिंग पूल इम्प्रिंट रिलीज करता है। 100 मीटर लाइटनिंग पूल सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। बूम, सब वेपन्स, सब बॉडीज डस्ट में बदल जाते हैं। उसके बाद फियरलेस लायन आता है। सी हाउ बिना डरे उसे फेस करता है, उसकी लीनियज एक्सपोज करता है और थोड़ी ही देर में लायन डेड बॉडी में बन चुका होता है। माउंटेन रेंज हिल जाती है और दूर से ट्रू एंसेस्ट्री फियरलेस लायन खुद अपीयर होता है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बैटलफील्ड देखता है और साइलेंटली चला जाता है। आखिरी में सी हाउ वापस अंडरग्राउंड केव की तरफ जाता है फाइनल ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन उससे पहले सेल्फ रिलीफ रेलम कल्टीवेटर वापस आ चुका होता है और गोल्डन पूल डिस्कवर कर लेता है। वो ऑलमोस्ट पागल हो जाता है खुशी के मारे, और यहीं सी हाउ के चेहरे पर कोल्ड किलिंग इंटेंट आ जाती है। इसे वो कहता है इसे जिंदा छोड़ना इम्पॉसिबल है। अंडरग्राउंड केव से बाहर निकल आता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, गोल्डन बुल को ढूंढना है। अगर गोल्डन बुल आसपास नहीं मिला तो वो सेल्फ रिलीफ रेलम कल्टीवेटर को काम ख़त्म कर सकता था। मतलब मिल गया तो कल्टीवेटर का काम ख़त्म कर सकता था। डायरेक्टली इंटरनल डोमिनेशन। इस बीच डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज बिल्कुल शांत नहीं था। फॉरेन कल्टीवेटर्स ग्रुप में घूम रहे थे, कभी आते कभी जाते। सबको एक ही गोल से मतलब था, सी हाउ को ढूंढना। लेकिन ये लोग भी समझदार थे। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ वो पैर भी रखने की हिम्मत नहीं करते। ब्लड वाइन ओल्ड एंसेस्टर के एरिया में और कुछ डेथ जोन्स में वो सब क्यों दूर रहते हैं। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज एक नॉर्मल जगह नहीं थी। यहाँ कई टेरिफाइंग क्रिएचर्स रहते थे जो नॉर्मली चुप रहते थे, जैसे सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें टेरिटरी में घुसने की हिम्मत करता पूरी केओस मच जाती थी। सी हाउ पहाड़ों के बीच मूव कर रहा था। उसने काफ़ी कल्टीवेटर्स देखे थे, लेकिन जानबूझकर अटैक नहीं किया था। सी हाउ का रीज़न क्लियर था, वो अंडरग्राउंड केव में छुपे उस ग्रेट कल्टीवेटर को अलर्ट नहीं करना चाहता था। तभी अचानक शोर मचता है, डिवाइन मेडिसिन पकड़ो, वो रही, उसे पकड़ लो। सब लोग देखते हैं एक वाइट टाइगर वाइन स्नो वाइट डिवाइन लाइट से चमकती हुई वाइट टाइगर वाइन भाग जाती है, इतनी फास्ट कि अगर ज़मीन के अंदर मूव करे तो कई किलोमीटर तक एक पल में क्रॉस कर ले। सी हाउ भी हिडन पोजीशन में से ये सब देख रहा था। वो चेस कर सकता था, पोजीशन भी उसकी बेस्ट थी, लेकिन उसके दिल में एक डेंजर सेंस जाग रहा था जो हेवनली आइज एक्टिवेट कर लेता है। मतलब वो सी हाउ हेवनली आइज एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत फ्रीज हो जाता है। उसके अराउंड डेथ एनर्जी है। वाइट टाइगर वाइन के बॉडी के अराउंड एक डार्क ऑरा घूम रहा था। सी हाउ के बोन बुक्स की याद आती है। कुछ डिवाइन मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें डिवाइन नेचर रिवर्स हो जाती है। बाहर से वो डिवाइन होती है, लेकिन अंदर से अंडरवर्ल्ड फोर्स से भरी होती है। र्यूमर था कि अगर किसी मेडिसिन को गलती से खा ली तो सुप्रीम बीइंग भी मर सकता है। सी हाउ थोड़ा शॉक हो जाता है। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में ऐसी सिनिस्टर चीज़ें भी हो सकती हैं, वो मन ही मन में सोचता है। वो ध्यान से
माउंटेन के ऊपर देखता है, उसको अंदर से एक क्रैक नजर आती है जहां एक फेंट ब्लैक मिस्ट निकल रही थी। सिंह बिना रिस्क लिए पीछे हट जाता है और डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता रहता है, लेकिन फॉरेन कल्टीवेटर्स इतने कॉशियस नहीं थे। एक ने एक प्रीशियस आर्टिफैक्ट निकाला, स्टेलर से बना हुआ एक वर्ल्ड कवरिंग नेट। उसने नेट फेंका, बूम, क्लिफ कोलैप्स हो गया। नेट जमीन के अंदर घुस गया और मिट्टी को उठा लिया, पर तभी ब्लैक मिस्ट एक्सप्लोड हो गई। डेथ एनर्जी फ्लड की तरह निकल आती है। खतरा, खतरा, नेट वापस खींचो, आर्टिफैक्ट छोड़ दो, भागो, सब चिल्लाए। लोग पैनिक में आ जाते हैं। जमीन से डायरेक्ट बोन्स निकल आते हैं और फिर रस्टेड कॉपर कॉफिन्स, बिल्कुल पुराने आधे जमीन में मिले हुए। सी हाउ भी शॉक हो जाता है। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज सिर्फ एक होली जगह नहीं थी, अंदर डार्क हिस्ट्री भी छुपी हुई थी। एक कॉपर कॉफिन क्रैक होता है, उसमें से एक कॉप्स निकलता है, पीठ पर गले हुए विंग्स, पूरी बॉडी पिच ब्लैक, कॉप्स एनर्जी आसमान तक फैली हुई। फॉरेन कल्टीवेटर्स कांप जाते हैं। ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो एंशिएंट रीजन जैसा लगता है। तब किसी को याद आता है डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट, एक एंशिएंट रीजन, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अंडरग्राउंड वाइन्स हो सकती हैं। किसी ने कहा, लोग खुद को तसल्ली देते हैं, बस एक लो लेवल कॉप्स होगा, ज़ॉम्बी से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तब बूम, कॉप्स बैठ जाता है, विंग्स खुद जल जाते हैं, आंखें खुलती हैं, सिल्वर लाइट निकलती है। यह था अनडेड नाइट। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। अनडेड नाइट्स ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं होते, ये लिविंग कॉप्सेस होते हैं। पावर इतनी कि सुप्रीम बीइंग को बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम बीइंग के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग भागने लगते हैं। अनडेड नाइट आगे बढ़ता है, एक हाथ से किसी को पकड़ता है, बूम, सीधे मांस के पेस्ट में बदल देता है। सिर्फ एक सांस में 6 से 7 कल्टीवेटर्स मारे गए थे। सी हाउ भी शांति से ये सब देख रहा था और वहीं से निकल जाता है, लेकिन एक फॉरेन यंगस्टर को साथ में पकड़ लेता है। दूर जाकर उससे पूछता है, अनडेड नाइट के बारे में सब बता दो। पहले वो चुप रहता है, फिर टूट जाता है। सी हाउ सुनते ही स्टन हो जाता है। फुतुओ ने खुद एक अनडेड नाइट से फाइट की थी। 3 किंग क्लैंस पूरी तरह वाइप आउट हो गए थे। सी हाउ समझ जाता है, एंशिएंट रीजन के पीछे बहुत बड़े सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तभी उसके फाइन हेयर्स खड़े हो जाते हैं। ब्लैक मिस्ट फैलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फाइन हेयर्स लिखा है इंग्लिश में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनडेड नाइट डायरेक्टली उसके सामने आ चुका होता है। सी हाउ ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को निकालता है फाइनल डिस्टेंस के लिए, और तब जो होता है वो किसी ने सोची ना होगी। अनडेड नाइट स्वॉर्ड को देखते ही कांप जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है, उसके सामने बो करता है। सी हाउ भी एक पल के लिए कंप्लीटली स्टन हो जाता है। यह स्वॉर्ड सिर्फ वेपन नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई थी। और यहीं से परफेक्ट वर्ल्ड की स्टोरी एक और नेक्स्ट लेवल मिस्ट्री में एंटर कर जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।